हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये JIC 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले 4 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, इनको भी आप ज़रूर देखिएगा। एंड ये होम साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट है। होम साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो क्वेश्चन पहला क्या है, स्टार्ट करते हैं। जो सामान्यतः नवजात शिशु कितने घंटे की नींद लेता है? जो न्यूबॉर्न बेबी है वो सामान्यतः कितनी देर सोता है? तो ऑप्शंस हैं 20 घंटे, 13 घंटे, 7 घंटे या 4 घंटे। तो नॉर्मली जो न्यूबॉर्न बेबी है वो 20 घंटे के लिए सोता है, दिन में वो 20 घंटे सोता है। आगे हम देखते हैं कि कुछ डिस्क्रिप्शन क्या है। देखो, जन्म के टाइम मीन्स टाइम ऑफ बर्थ के कुछ दिनों तक ये 21 घंटे तक सोता है। उसके बाद जब 3 मंथ ओल्ड हो जाता है बेबी, जब 3 मंथ ओल्ड हो जाता है तब वो 19 आवर्स सोता है। जब 6 मंथ ओल्ड हो जाता है तब 18 आवर्स सोता है। और जब 1 साल का हो जाता है या हम बोलें 12 महीने का हो जाता है तब ये 16 घंटे तक सोता है। ये स्लीपिंग पैटर्न है जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में क्या सही है? तो WHO के अनुसार जो WHO ने स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको कितनी देर के बाद नहलाना चाहिए? तो ये जब जो WHO की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको एटलीस्ट 6 आवर्स के बाद, 6 घंटे के बाद उसको नहाने के लिए देना चाहिए। तो ये WHO की ये गाइडलाइन है कि बच्चे को 6 घंटे के बाद स्नान कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक शिशु 6 से 12 जो एक 6 से 12 मंथ का जो बच्चा है, जो इन्फेंट है या न्यूबॉर्न बेबी जो है, जो 6 से 12 मंथ की एज है उसकी नॉर्मल हार्ट बीट क्या होती है, उसकी नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है? तो ये होता है 80 to 140। कहीं कहीं पे 90 to 140 भी दिया होता है। तो ये आप अगर 90 to 140 है तो ये भी सही होगा, और यहाँ पे 80 to 140 दिया है तो ये भी सही है। अगर हम कोई न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं जो 6 मंथ से 12 मंथ जिसकी एज है, तो उसका जो हार्ट रेट है वो होता है, पल्स रेट बोल सकते हैं या हार्ट रेट बोल सकते हैं, तो 80 to 140 या फिर 90 to 140 जो भी आपको ऑप्शन में दिया हो उसके लिए आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है। जो अर्नेस्ट जोन्स हैं इन्होंने जो डेवलपमेंट की स्टेजेस दी हैं, इन्होंने 3 डेवलपमेंटल स्टेज दी है। तो इनमें से कौन सी विकास की अवस्था नहीं है? तो जो प्रौढ़ावस्था है ये इन्होंने विकास की अवस्था के बारे में नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि जो प्रौढ़ावस्था है ये विकास की अवस्था नहीं है। तो बची कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये 3 स्टेजेस जो हैं ये जोन्स ने दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था क्या है? मीन्स जो हरलॉक के अनुसार जो इन्फेंसी स्टेज है वो कब से कब तक की स्टेज को इन्फेंसी स्टेज कहा है हरलॉक ने? तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो स्टेज है इसको हरलॉक ने इन्फेंसी स्टेज कहा है। तो आगे हम देखते हैं कि कुछ किसने कितना उसका डिस्क्राइब किया है। तो जो हरलॉक थे इन्होंने जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं इनको 5 भागों में डिवाइड किया था। और ये 5 कौन कौन सी हैं? एक तो है गर्भावस्था, गर्भधारण से जन्म तक। उसके बाद नवजात मीन्स नियोनेट जो 14 दिन की होती है, इन्होंने नियोनेट को जो 14 दिन है मीन्स 2 वीक तक की जो एज है उसको उन्होंने नियोनेट बताया है। फिर 14 दिन से 2 वर्ष तक की आयु को इन्होंने शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज बताया है। उसके बाद आता है बाल्यावस्था, 2 साल से 11 साल की एज को उन्होंने बाल्यावस्था बताया है। फिर दिया है किशोरावस्था, तो 11 साल से 21 साल की जो एज बताई है इसके बाद इन्होंने इसको बताया है किशोरावस्था। और भी जो अर्नेस्ट जोन्स के अकॉर्डिंग, जो अर्नेस्ट जोन्स हैं इन्होंने 3 स्टेजेस में बांटा है। 3 में कौन कौन सी हमने अभी डिस्कस किया था? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शैशवावस्था मीन्स इन्फेंसी स्टेज को इन्होंने 5 साल तक की एज को इन्फेंसी स्टेज बताया है। बाल्यावस्था इन्होंने 5 से 12 वर्ष की एज को बाल्यावस्था बताया है। किशोरावस्था 12 से 18 की एज को किशोरावस्था बताया है। फिर रॉस के अकॉर्डिंग इन्होंने जो डेवलपमेंटल स्टेज है इनको 4 में डिवाइड किया है, 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। वो क्या है, कौन कौन सी हैं? इन्होंने इस इन्फेंसी स्टेज को 1 से 3 साल तक बताया है। फिर प्री स्कूलर्स मीन्स पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6 साल के बताया है। फिर उत्तर बाल्यावस्था इसको 6 से 12 साल तक बताया है। फिर उन्होंने किशोरावस्था को 12 से 18 तक बताया है। हमने यहाँ पे 3 साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा है। अर्नेस्ट जोन्स उन्होंने 3 स्टेज में डिवाइड किया है। रॉस के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंटल स्टेजेज हैं 4 हैं,
और हरलॉक के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंटल स्टेजेज हैं वो 5 हैं। तो ये पाँचों ये कुछ आपको याद रखना है, हो सकता है इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये डेटा आप याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योजना बच्चे को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। इनमें से कौन सी योजना है जो बच्चों को परिपूर्ण सेवा, यहाँ पे बच्चों की बात की गई है, तो बच्चे कहाँ तक आते हैं, 6 ईयर तक की एज तक हम बोल सकते हैं बच्चे। तो जो ऐसे योजना जो बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है, तो वो क्या है, ANP, SNP, ICDS या ICMR। तो ANP और SNP ये दोनों ICDS के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ICDS। जो ICDS है इसमें 6 मंथ से 6 ईयर तक के बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री फूड का प्रोग्राम चलता है उनकी, और बाकी उनको हेल्थ चेकअप, बाकी चीज़ें सब ICDS में आती हैं। तो जो बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य किसका है, ICDS का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामुदायिक विकास योजना का उद्देश्य क्या था। जो सामुदायिक विकास योजना मीन्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ग्रामीण उद्देश्यों का विकास करना, शिक्षा सुविधा या सामुदायिक सुविधा या उपरोक्त सभी। तो ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर था कि अगर हम समुदाय की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्रामीण उद्योग भी होंगे, वहाँ पे शिक्षा सुविधा होगी, कम्युनिटी समुदाय की सुविधा के बारे में देखेंगे, तो ये उपरोक्त सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शांति निकेतन शुरू हुआ था। शांति निकेतन को किसने शुरू किया था, तो शांति निकेतन को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शुरू किया था, वेस्ट बंगाल। तो ये स्टार्ट हुआ था 1921 में। शांति निकेतन को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्टार्ट किया था। अब हम BL बर्ने एंड अल्बर्ट मेयर, यहाँ पे FL होना चाहिए, BL नहीं है, FL बर्ने और अल्बर्ट मेयर। तो जो अल्बर्ट मेयर हैं इन्होंने इटावा पायलट प्रोजेक्ट दिया था, और जो ये FL बर्ने हैं इन्होंने गुड़गांव प्रोजेक्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय घेंघा नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था। मीन्स ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था। तो जो नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम है ये 1962 में स्टार्ट किया गया था। तो हम बोलेंगे कि जो ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम है ये 1962 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता इसमें से क्या नहीं है, स्वाध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, शैक्षिक संप्रेषण हेतु विभिन्न माध्यमों का अध्ययन या औद्योगिकरण। तो दूरस्थ शिक्षा है तो यहाँ पे प्रत्यक्ष अध्ययन तो हो नहीं सकता। अब दूरस्थ शिक्षा है तो वहाँ पे हम फेस टू फेस कैसे एजुकेशन होगा, तो ये प्रत्यक्ष अध्ययन जो है दूरस्थ शिक्षा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उन्हें धारण करते हैं। ऐसा किसने कहा है, तो ये ग्रॉस एंड क्रेंडल ने कहा है कि मूल्य हमेशा उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं जो उनको धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्तनपान संक्रमण रोगों की घटनाएं और समूह कम कर देता है जिससे शिशु का विचलन और मृत्यु दोनों में कमी आती है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। मीन्स जो शिशु है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, अगर उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाता है। तो ये सब सही है या गलत है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है उससे जो नियोनेट की जो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो नियोनेट मोर्टेलिटी रेट है वो कम होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब तक माँ कार्य में व्यस्त हो, माँ सो रही हो, संक्रमण रोगी से पीड़ित हो, या रात्रि में जब शिशु सो रहा हो। तो जो मदर है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उसको अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो ऐसे में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो नहीं करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री रंगीन योजना जो 2 रंगों से बनी होती है उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स जो एक दूसरे से अपोजिट में होते हैं। तो जो एक दूसरे से अपोजिट होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। तो एक दूसरे से अपोजिट वालों को हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम बोलते हैं। जो एक दूसरे के समीपवर्ती होते हैं मीन्स एनालॉगस कलर स्कीम। जो 3 एंगल पे त्रिकोण पे होते हैं उसको हम ट्रायड कलर थ्योरी बोलते हैं।
जो रंग चक्र पर बराबर के अंतराल पर होते हैं, मीन्स जो बराबर के अंतराल पे होते हैं उनको हम टेट्राड कलर थ्योरी बोलते हैं, जो बराबर बराबर। और अगर आपको डिटेल में कलर स्कीम के बारे में पढ़ना है तो इसका जो वीडियो है वो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे हमने सारी एक एक थ्योरी को पूरे डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहाँ से आपको कलर स्कीम के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम हो जाता है क्योंकि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, वह बाह्य वातावरण में सामंजस्य बैठाता है, वह ज़्यादा समय सोता है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त नहीं हो पाती है। तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको जो पहला सप्ताह में उसका वजन कम हो जाता है क्योंकि वो बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाता है। इसकी वजह से जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका पहले ये जो फर्स्ट वीक है उसमें वेट कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिशु को पूरक आहार देना प्रारंभ करना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फूड या सप्लीमेंट्री फूड कब से देना चाहिए? तो ये 6 मंथ से देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लागू किया गया था? तो जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये 1995 में लागू किया गया था। अब इसके आगे हम सारे वैक्सीन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि इससे रिलेटेड वैक्सीनेशन टॉपिक से हर बार एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो हम आगे वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब आया था? तो ये 1995 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीपीटी को विस्तारित करें। तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस एंड टिटनेस। इसको 3 एंटीजन भी कहते हैं कि ट्रिपल एंटीजन भी कहते हैं डीपीटी को। तो अगर ट्रिपल एंटीजन कहीं पे लिख के देता है तो उसका मीनिंग होता है डीपीटी। डी से डिप्थीरिया, पी से पार्ट्यूसिस, टी से टिटनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बचाव है तो बच्चों को मुंह से विटामिन ए दिया जाता है प्रत्येक। देखो विटामिन ए अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों को, तो बच्चों को विटामिन ए कब देते हैं? अगर मदर जो है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, अगर उसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो बच्चे में भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो बच्चे में विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना डेवलप हो उसके लिए हर 6 महीने पे बच्चे को मुंह से विटामिन ए का डोज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मातृ बाल मृत्यु दर कम करने का उपाय क्या है? जो मैटरनल एंड न्यूनेट जो मोर्टेलिटी रेट है इसको कैसे कम, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या फिर न्यूनेट मोर्टेलिटी रेट, इसको कम करने के क्या उपाय हैं? तो जो मातृ एवं शिशु कल्याण सेवा का प्रसार करना, मीन्स कैसे मदर और चाइल्ड की केयर करनी है, कैसे उनको हेल्दी न्यूट्रिशन देना है, या उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे ट्रीट करना है, इन सब चीज़ों के बारे में जब लोग अवेयर होंगे, लोग ज़्यादा जानेंगे, तभी वहाँ से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। देखो यहाँ पे हमने बात की हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक, मीन्स इसके पहले 1 और 2 भी दी जाएगी। तो तीसरी खुराक कब देनी चाहिए? तीसरी खुराक देनी चाहिए पहली खुराक के 6 महीने बाद। तो यहाँ पे पहली खुराक कब देनी चाहिए? पहली खुराक जो है एट अ टाइम ऑफ बर्थ देते हैं, मीन्स जन्म के बाद पहली खुराक देते हैं। तो और पहली खुराक जन्म के बाद उसके 6 महीने बाद तीसरी खुराक दे दी। अब दूसरी खुराक कब देनी है? जब पहली खुराक लगने के 1.5 महीने बाद दूसरी खुराक देते हैं। अब यहाँ पे बात की है कि तीसरी खुराक जो है 6 माह के बाद देते हैं, या फिर कहीं कहीं ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि पहली खुराक तो एट अ टाइम ऑफ बर्थ लगी है, तो जैसे जैसे ये भी बोल सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी की तीसरी वाला डोज है वो बच्चे की 6 मंथ की एज पे भी दे सकते हैं, क्योंकि 6 महीने हैं तो बच्चे की एज भी यहाँ पे 6 महीने ही होगी, क्योंकि जो फर्स्ट डोज दिया था वो एट अ टाइम ऑफ बर्थ दिया। जब बर्थ के टाइम पे दिया तो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, तो अगर 6 माह बाद 6 महीने के बाद बोल रहे हैं कि फर्स्ट डोज के 6 महीने बाद, तो चाइल्ड की एज भी उस टाइम 6 महीने ही होगी। तो ये भी बोल सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस बी का तीसरा वाला डोज है वो 6 महीने की एज पर भी दे सकते हैं बच्चे को, या फिर पहली खुराक के 6 महीने बाद देते हैं। अगर कुछ भी दोनों में से ऑप्शन आता है तो वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है। वायरस से होने वाली डिजीजेस कौन सी हैं? मीजल्स, जर्मन मीजल्स, चिकन पॉक्स तथा चेचक। तो उपरोक्त सभी, मीजल्स हो गया, जर्मन मीजल्स है, चिकन पॉक्स एंड चेचक है, सभी वायरल डिजीजेस हैं, ये वायरस इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा टीका मौखिक रूप से दिया जाता है? तो हमने पढ़ा है कि जो पोलियो का टीका है, ये पोलियो की वैक्सीन जो है वो
ओरल रूट से दी जाती है, मीन्स माउथ के थ्रू, मुंह के थ्रू दी जाती है। नेक्स्ट है खसरे के प्रतिरक्षा करने की आयु है। तो मीजल्स का जो टीका देते हैं तो वो 9 मंथ पे देते हैं, कहीं कहीं पे 9 मंथ दिया है। अगर 9 और 12 दोनों दिए हैं तो आपको 9 पे जाना है। कहीं कहीं पे 9 नहीं दिया होता है, 12 दिया होता है तो आप 12 पे भी जा सकते हैं। और कहीं कहीं पे 12 भी नहीं दिया है, अगर 15 दिया है तो आप 15 पे भी जा सकते हो। बट सबसे ज़्यादा जो बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर है वो है 9 मंथ। तो 9 मंथ पे आपको जाना है। अगर 9 मंथ नहीं मिलता है उसके बाद 12 है, 15 है, जो भी आपको ऑप्शन में मिले उसके साथ जाना है। बट अगर 9 दिया है तो 9 मंथ पे ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा टीका 3 रोगों से शिशुओं की रक्षा करता है? तो जो तीन रोग किससे हैं? डीपीटी, हमने अभी पढ़ा था, ट्रिपल एंटीजन। तो ये डीपीटी जो है ये 3 जो रोग हैं, डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस एंड टिटनेस, तो 3 डिजीज़ से जो प्रिवेंशन करता है वो होता है डीपीटी। डीपीटी जो है वो 3 डिजीज़ से प्रिवेंट करता है बच्चे को। तो ये हो गया। एंड आपको बताना ये है, जो टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का जो वैक्सीन देते हैं वो कब देते हैं, और टीबी के लिए वैक्सीन कौन सा देते हैं और उसको कब देते हैं, ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि जो ट्यूबरकुलोसिस का जो वैक्सीन है तो वैक्सीन का नाम क्या है और वैक्सीन को कब देते हैं। ये दोनों आपको आंसर जो हैं कमेंट सेक्शन में देना है। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।